हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं सूरज कुमार वशिष्ठ और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय एस के वशिष्ठ में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जर्नी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। आज हम लोग क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। मीन्स लेक्चर नंबर 10 तक हमने किया था, आज मैं लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना बच्चों, आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। जैसा आपको पता है कि पिछले क्लास में मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में पहला एप्लीकेशन बताया था। ठीक है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, है ना। उसकी वजह से एक पॉइंट पे फील्ड निकालना सीखा था हम लोगों ने। ठीक है बाबू, आज उसका हम लोग एप्लीकेशन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग फील्ड निकालेंगे किसी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट की वजह से। ठीक है ना। कोई सीट है तो 2 डायमेंशनल ही होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, सीट का मतलब 2 डायमेंशनल। ठीक है ना। तो कोई इनफाइनाइटली लार्ज मतलब बहुत बड़ा। ठीक है ना, इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब बहुत बड़ा। किसके कॉम्पेरेटिव मैंने बता दिया था आपको, है ना। क्या पढ़ा था हमने कि इनफाइनाइटली लार्ज या इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब सर, उसका मतलब सिंपली कि जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी हो ना, उस पॉइंट की पोजीशन का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन सिर्फ सीट की साइज या वायर की साइज के कंपैरेटिव काफी छोटा होगा। तो आप उसको इनफाइनाइटली लॉन्ग या फिर सीट को आप इनफाइनाइटली लार्ज कह सकते हैं, जिसमें मैंने आपको इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है ना। तो इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन सीट का मतलब कि जिस पॉइंट पे आपने फील्ड निकालनी है उस पॉइंट का पोजीशन, उस पॉइंट की दूरी, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, उसकी लेंथ की बात अगर की जाए तो वो लेंथ सर इस प्लेट की साइज के, इस सीट के साइज के कंपैरेटिव में काफी छोटा होगा। ठीक है ना। तो बेटा हमने क्या किया, हमने एक इनफाइनाइट प्लेन सीट कंसीडर कर लिया। इनफैक्ट हमने एक लार्ज सीट कंसीडर कर लिया। ठीक है ना। इनफाइनाइट ये तब बन जा रहा है जब हम लोग इसकी विसिनिटी में पॉइंट को काफी क्लोज कर दें, या तो फिर अगर पॉइंट यहां लेंगे तो बड़ा सा सीट, पॉइंट और बढ़ा दो तो और बड़ा सा सीट। बस प्लेट की साइज जो होनी चाहिए, सॉरी बार बार मैं प्लेट बोल रहा हूं, सीट की साइज जो होनी चाहिए, उस सीट की साइज जो है सो इस पॉइंट की पोजीशन के कंपैरेटिव काफी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आप इसको इनफाइनाइटली प्लेन सीट कह सकते हो, अच्छी बात। चलिए, अब क्या किया हमने, जो प्लेन सीट लिया, मान लिया उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ क्यू, है ना। अब इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इस पूरे चार्ज सीट की वजह से, है ना, हमने इस पे, इसकी वजह से एक पॉइंट P पे फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? फील्ड निकालनी है पॉइंट P पे। ठीक है ना, समझ रहे बात को। क्या निकालनी है? फील्ड निकालनी है। किस पे? पॉइंट P पे। अच्छी बात है सर। बेटा हम लोग करने क्या वाले हैं सर, तो गॉस लॉ का अप्लाई करते हुए फील्ड निकालेंगे सर। हम लोग गॉस लॉ का यूज करते हुए फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि सर गॉस लॉ तो तभी यूज होगा जब कोई क्लोज सरफेस होगा, जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस मानेंगे और उसके अंदर चार्ज इनक्लोज होगा। अच्छी बात है। क्या ये सारी चीजें यहां मौजूद है क्या? नहीं। अपने पास है क्या? अपने पास एक सीट है, ठीक है ना, जो चार्ज है। मान लिया इस सीट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा मानते हैं। ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? लेट अस कंसीडर a plane charged sheet, a plane charged sheet having charge density, जिसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, है ना, सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन A, जिसको चार्ज पर यूनिट एरिया बोलते हैं बेटा हम लोग, है ना। तो इसकी चार्ज डेंसिटी आपने पता थी सिग्मा, जहां सिग्मा को Q अपॉन A बोलते हैं। ठीक है ना, ये एक चीज मुझे पता है। तो सर चार्ज डेंसिटी पता है तो चार्ज पर यूनिट एरिया आपको पता लग गया कि एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है। अगर आप प्लेट का कोई भी एरिया कंसीडर करोगे सर, तो मैं आराम से बता सकता हूं कि सर उस एरिया पे कितना चार्ज है। ये तो बता सकते हैं, क्योंकि एक यूनिट एरिया पे चार्ज अगर सिग्मा है तो किसी पर्टिकुलर एरिया की बात आप करेंगे तो सिग्मा इनटू दैट एरिया, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दैट एरिया, है ना। ये तो सर निकाल लेंगे, चार्ज अपन लोग निकाल लेंगे। बेटा मुझे करना क्या है, मुझे फील्ड निकालनी है पॉइंट P पे। क्या निकालनी है? पॉइंट P पे। हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले गॉसियन सरफेस का जुगाड़ करो। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करो, गॉसियन सरफेस का जुगाड़ करो। अच्छा देखो ध्यान से, मान लिया
ये कोई सीट मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है ना, ये हमारे पास एक सीट है, ठीक है, ये लिया मैंने कोई सीट, ठीक है ना, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ठीक है, इस पे क्या था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है ना। अब मैंने क्या कर दिया, इस सीट का देखो मैं क्या इंतजाम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं सर, अपने को एक ऐसा गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, एक ऐसा गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है जो इस सीट का कुछ पोर्शन अगर इंक्लोज कर ले, तो क्या उस पोर्शन की वजह से उस सरफेस के अंदर वो इंक्लोज जो सरफेस होगा उसका चार्ज उस सरफेस के अंदर इंक्लोज हो जाएगा। देखिए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हम लोग छेड़छाड़ करके कुछ ये वाला सिस्टम बना दें, ठीक है ना, देखिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो, ठीक है ना, इस सीट से गुजरता हुआ एक सिलेंडर एज्यूम कर लें, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, इस सीट से गुजरता हुआ एक सिलेंडर एज्यूम कर लें। तो बताइए जिस पोर्शन से, सीट के जिस पोर्शन से ये सिलेंडर क्रॉस कर रहा होगा, क्या उतने दूर के रीजन का, उतने दूर के एरिया का जो चार्ज है, क्या वो सिलेंडर के अंदर इंक्लोज हो जाएगा। अब इस क्लोज्ड सिलेंडर को हम लोग गॉसियन सरफेस मान सकते हैं। अब सोचो ना, सीट यहीं पे रखा हुआ है ना बेटा, अब देखिए ना, अगर इस सीट से कुछ ऐसे गुजर रहा है, ध्यान दीजिए, ऐसे पास करके जा रहा है, ठीक है ना, ये देखो, है ना, उसको क्रॉस करके जा रहा है, उसको क्रॉस करके जा रहा है, ये गया, ठीक है ना, और जब जा रहा है, ध्यान दीजिए, तो क्या इस सिलेंडर, ये जो सीट था उसके सरफेस के इतनी दूर के रीजन में, इतनी दूर की एरिया जहां से वो क्रॉस कर रहा है, क्या वहां पर का चार्ज इसके अंदर का इंक्लोज चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। और कहानी कुछ अगर हम ऐसे प्लेस करें, तो क्या बताइए, सिलेंडर पॉइंट पी से गुजरता हुआ मालूम पड़ेगा आपको, देखिए ना ध्यान से, पॉइंट पी तक पहुंचता हुआ मालूम पड़ेगा क्या, ठीक है ना। तो अगर इस सिलेंडर को हम इस सीट से क्रॉस करके गुजार दें, तो क्या आप देखिए, मैं फिगर बनाता हूं उसका, ठीक है ना, कैसा गॉसियन सरफेस आपको दिख रहा है। तो सर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस दिख रहा है। सर इस सिलेंडर की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी, इसी एरिया के अंदर का जो चार्ज होगा वो पूरा चार्ज हो जाएगा इस सिलेंडर के अंदर इंक्लोज होगा ना। देखिए ध्यान से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर जो इसकी एरिया आएगी वही इसके अंदर का चार्ज हो जाएगा, मींस उस एरिया पे जो कुछ भी चार्ज होगा वो तो हम लोग निकाल लेंगे, वही इस सिलेंडर के अंदर का इंक्लोज चार्ज हो जाएगा। अब सिलेंडर के अंदर का इंक्लोज चार्ज आपको पता है, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, देखो ना, पॉजिटिव चार्जेस बाहर की ओर, इधर बाहर की ओर, इधर भी बाहर की ओर। अब देखो फील्ड का डायरेक्शन इधर है, आपको पता है ना। अब फ्लक्स सोचेंगे, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स निकाल लेंगे, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर, ध्यान दीजिए, फील्ड का डायरेक्शन इधर, फील्ड का डायरेक्शन इधर। इस सरफेस का एरिया अगर बात करें, इस सरफेस की एरिया की बात करें तो बाहर की ओर, क्योंकि एरिया नॉर्मली आउटवर्ड होता है। इस सरफेस के एरिया की बात करें तो बाहर की ओर, और ये जो कर्व सरफेस होगा इसका एरिया बाहर की ओर। तो अपन को फ्लक्स जो मिलेगा इस पूरे क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस से, वो ये वाला फ्लक्स, इस एरिया वाला एसोसिएटेड फ्लक्स, और इस कर्व सरफेस का एसोसिएटेड फ्लक्स, तीनों का सम हो जाएगा, है ना। और जब हम लोग तीनों का सम कर देंगे तो अपन को टोटल फ्लक्स मिल जाएगी गॉस लॉ से। समझ रहे बात को, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा हम लोग को, सॉरी किस फ्लक्स के डेफिनेशन से, ठीक है ना। और फिर सारा फ्लक्स हम लोग निकाल देंगे किससे, गॉस लॉ का यूज करते हुए। और फिर वही काम जो पहले केस में हमने किया था इक्वेट करने का, अगर हम लोग इक्वेट करें तो क्या अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा क्या। हमने क्या किया, हमने इस सरफेस से टोटल एसोसिएटेड फ्लक्स निकाला बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और हमने फिर टोटल फ्लक्स निकाला बाय यूजिंग द गॉस लॉ। फिर हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है ना। कैसे, सो देखते हैं। तो देखिए ये रहा हम लोग का गॉसियन सरफेस, ये रहा हम लोग का गॉसियन सरफेस। जो चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया वही चीज, ये था हमारा सीट, और ये उस सीट से गुजरता हुआ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जो इस सीट के पास कितना रीजन इंक्लोज करेगा सर, तो बिल्कुल ये वाला रीजन इंक्लोज करेगा सर, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो रहा था यही वाला रीजन इंक्लोज करेगा। क्या, अब उसके अंदर का चार्ज हम लोग निकाल लेंगे बाबू, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स निकालें तो हम लोग को तीन एरिया नजर आ रही है, ठीक है ना। एक एरिया ये वाला, ठीक है ना, जिसको आप बोल सकते हो A1, हाँ। एक एरिया ये वाला जिसको आप बोल सकते हैं A2, ठीक है ना। और क्या एक एरिया ये वाली हो जाएगी जिसको आप बोलेंगे A3, जो कर्व्ड सरफेस एरिया, हाँ। अच्छा, अब सबसे एसोसिएटेड फ्लक्स अगर आप निकालने की कोशिश करें तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सोचना होगा।
तो बाबू इस एरिया के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इधर के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इधर के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। कोई बात नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल गया, ठीक है। यहाँ देखो, अगर इस पोजीशन पे देखो तो थीटा आपको क्या नजर आएगी 0 डिग्री। यहाँ देखो तो थीटा आपको क्या नजर आएगा 90 डिग्री। यहाँ देखो तो थीटा आपको क्या नजर आएगा 0 डिग्री, है ना। अच्छा अब देखिए सारे जगह पे थीटा दिख गया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिख गया आपको। हम क्या करने वाले हैं सर, फ्लक्स निकालने वाले हैं। तो जो हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम करा, ठीक है ना, तो टोटल फ्लक्स associated with the Gaussian surface, टोटल फ्लक्स जो गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड है उसकी वैल्यू फाई नेट इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। कोई प्रॉब्लम सर? फाई 1 इस एरिया से, फाई 2 इस एरिया से और फाई 3 इस कर्व्ड एरिया से, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे अगर cos 90 0 है तो आपको क्या लगता है कि फाई 3 की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जा रही है 0 हो जा रही है, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0, ठीक है ना। चलिए cos 90 अगर 0 हो गया, फाई 3 0 हो गया, तो जो फाई नेट की वैल्यू आ रही बाबू उसको आप लोग डायरेक्ट फाई 1 प्लस फाई 2 लिखेंगे और प्लस 0 लिखेंगे, यानी किसके बराबर हो जाएगी फाई 1 और प्लस फाई 2 के बराबर हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। कोई बात नहीं सर, चलिए फाई 1 और फाई 2 के बराबर हो जाएगी। अच्छा अब देखिए फाई 1 और फाई 2 की बात अगर करें तो cos थीटा अपन को कितना गिवन है, थीटा कितना गिवन है 0, इधर थीटा कितना गिवन है 0। इससे एसोसिएटेड फ्लक्स अगर हम लोग देखें, ध्यान दीजिए, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स देखें तो मान लिया इसका एरिया A है, ठीक है ना। क्या इधर का एरिया भी सेम होगा? क्या इधर के एरिया को भी आप A मान सकते हैं? अरे सेम ही तो होता है ना, सिलेंडर थोड़ी होता है, ये तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है ना, ये तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है सिलेंडर का। अच्छा सर, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो क्या फाई 1 की जो वैल्यू हो जा रही है, ध्यान दीजिए ना, फाई 1 की वैल्यू वो E इंटू A हो जा रही है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ना, E A cos 0, E A cos 0, तो E इंटू A और प्लस फाई 2 की वैल्यू देखेंगे तो वो भी E इंटू A हो जा रही है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि 2EA, दिस इज द नेट फ्लक्स, दिस इज व्हाट द नेट फ्लक्स लिंक्ड टू द गॉसियन सरफेस। टोटल फ्लक्स सही है ना? अरे सर बाबू देखिए ना, क्या हम लोग ये फ्लक्स इससे एसोसिएटेड फ्लक्स और इस कर्व्ड सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स, इसी तीनों के सम को हम लोग टोटल फ्लक्स मान रहे थे। तो सर ये कर्व्ड सरफेस वाला फ्लक्स तो 0 आ गया, तो ये फ्लक्स प्लस ये फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स हो गया। ये कहां से मिला आपको? एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये चीज आपको नजर आई है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, हम लोग अगर गॉस लॉ यूज कर दें तो हम लोग को भी टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, और अगर दोनों को इक्वेट कर दें तो आपको क्या लगता है E की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? सोचो ना, E की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं? हाँ सर मिल जाएगा ना, वही चीज कर रहे हैं जो पिछले क्लास में हमने किया था। सिर्फ यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर था तो उसके सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिया था, जो पूरे वायर को इंक्लोज कर रहा था, वायर के किसी पोर्शन को इंक्लोज कर रहा था। इसमें एज पर आवर कन्वीनियंट हमने एक सिलेंडर को उसे गुजारता हुआ इस तरीके से दिखा दिया कि ये इस सीट के एक छोटे से पोर्शन को क्रॉस करके और उसको अपने अंदर इंक्लोज कर ले रहा है, और फिर वो गॉसियन सरफेस के अंदर वो वाला पोर्शन वाला चार्ज जो है सो इंक्लोज चार्ज हो जा रहा है। बाकी तो कहानी वही है, ठीक है ना। अल्टीमेटली फील्ड तो मिल जाना ना मुझे, मकसद मेरा क्या है? फील्ड, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ, ठीक है ना। गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट अगर यूज करें, ठीक है, देखिए ध्यान से, मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, जगह थोड़ा है, मैं यहाँ लिखता हूँ। अच्छा ये थीटा वाला काम तो हो गया ना, इसको मिटाते हैं। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग देखिए ना, तो क्या फाई नेट की वैल्यू Q इनक्लोज और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। ध्यान दीजिए ना, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर चार्ज कितना सोचते हैं, देखो बेटा, अगर ये वाला एरिया A है तो जिस पोर्शन पे ये सीट का जो पोर्शन अपने अंदर इंक्लोज कर रहा है उसकी एरिया भी आप कितनी मानोगे? A। अच्छा चार्ज पर यूनिट एरिया कितना था?
सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया कितना था, सिग्मा क्यू बाई ए की वैल्यू को कितना मान रहे थे, सिग्मा, एक यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा, तो ए एरिया पे चार्ज कितना हो गया, सिग्मा इंटू है, तो क्यू इनक्लोज की वैल्यू क्या हो गई आपको, सिग्मा इंटू है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि जो नेट फ्लक्स हो गया बेटा गॉस लॉ से, वो आपको पता लग गया सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आसान है ना, टोटल फ्लक्स तो आराम से निकल गया हमको, कोई सोचने वाली बात नहीं है बेटा। ये भी नेट फ्लक्स, ये भी नेट फ्लक्स, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर दोनों तो एक ही होना चाहिए ना, तरीका आपका अलग अलग था, निकाला आपने सेम चीज है, तो दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगेन वी विल डू द सेम थिंग, क्या करेंगे, तो इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है ना। फिर से क्या कर लिया, इक्वेटिंग 1 एंड 2, वैसे इसको सेकंड मान लिया और ये जिसको था उसको फर्स्ट मान लिया, ठीक है ना। फिर वही काम कर दो, इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर आप इक्वेट करते हैं तो देखिए 1 कितना है, जो फ्लक्स हमने निकाला था उसकी वैल्यू कितनी आई, तो देखो एक तो है सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू आ गई थी 2 इंटू ई ए, दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है ना, दोनों को इक्वेट कर दिया। एक आया सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट और एक आ गया 2 इंटू ई इंटू ए जो हमने निकाला था, ठीक है ना। अब ए से ए की वैल्यू क्या हो जाती है, कट जाती है, तो बताइए ई की वैल्यू क्या मिलती है बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, किसकी वैल्यू मिल गई आपको, ई की। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता लग गई कि पॉइंट पी पे क्या होगा, तो सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब देखो क्या नजर आ रहा है इससे, इससे ये नजर आ रहा है कि सर जो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया, इसमें मुझे कहीं आर का जिक्र होता नजर भी नहीं आ रहा था, ठीक है ना। आर का मान लिए इस पॉइंट पी की दूरी इस सीट से आर है, तो सर आर की वैल्यू कहीं नजर ही नहीं आ रही, ठीक है ना, आर तो कहीं यूज होता दिख भी नहीं रहा। इसका मतलब पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर से इंडिपेंडेंट है क्या, वो आर से इंडिपेंडेंट है क्या, यानी जो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उसको पॉइंट की पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, पॉइंट सीट से कितनी दूरी पर है ये उसके लिए मायने नहीं रखता। यानी क्या, ये जो चार्ज शीट था, ये जो इनफाइनाइट लार्ज चार्ज शीट हमने माना था, क्या ये एक यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब इसके डिस्टेंस से वेरी नहीं कर रही है तो क्या ये यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब सीधे बोलेंगे कि एक इनफाइनाइट लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड जो होती है वो सिग्मा यानी उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे ही डिपेंड करती है। पॉइंट जिस पे मुझे फील्ड निकालना है उसकी पोजीशन से फील्ड की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है, उसकी पोजीशन मायने नहीं रखती। दिस वाज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग थर्ड एप्लीकेशन पे आएंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एक बार खुद से डिराइव करने की कोशिश कीजिए, एक अच्छा सा नोट्स तैयार कीजिए। कोई डाउट हो मेरे से पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसको अगली क्लास में क्लियर जरूर करूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए पढ़िए और सिर्फ पढ़िए, ओके। स्टे सेफ एंड गुड बाय।